मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। जी, आ रही है। हाँ मैडम, बिल्कुल मैं वही कनेक्ट कर रहा था लोगों को और जो है उन लोगों को। तो बिल्कुल सर, स्वागत है आपका। और अब जुड़ने वाले साथी आगे से और जुड़ते रहेंगे। तो जी आपका पुनः आईएसडीजी फाउंडेशन में स्वागत, अभिनंदन, वंदन है सर। और जैसा कि अभी मैडम आपको टॉपिक तो आप पता ही है, उस टॉपिक पे अब आप शुरू करें सर, क्योंकि समय हमारा 2:04 हो ही गया और लोग धीरे से जुड़ेंगे सर। जरूर जरूर जरूर, ठीक है ठीक है। जी तो सर। देखें, आज हम व्यक्तित्व विकास पर बात कर रहे हैं। व्यक्तित्व विकास पर बात करना क्यों जरूरी है कि आपको बहुत आश्चर्य होगा, सब बच्चा यदि सबसे ज्यादा किसी से प्रभावित होता है तो वो शिक्षक के व्यक्तित्व से। और शिक्षक का व्यक्तित्व जितना बेहतर होगा उतना ही बच्चे जो है मोटिवेट होंगे और हमारे क्लासरूम में एजुकेशन की गुणवत्ता बढ़ेगी। तो आज हम उस पर बात करेंगे। क्योंकि समय कम है, मुझको देवाशीष जी ने कहा था कि हम 1:15 तक रख सकते हैं, क्योंकि 2 बजे से दूसरा सेशन होता है। तो मैं सीधे विषय पर ही आता हूँ। तो व्यक्तित्व क्या है, यदि इसको परिभाषित करना तो थोड़ा कठिन काम है, पर फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि व्यक्तित्व किसको कहते हैं। तो व्यक्ति के ढांचे, मतलब व्यक्ति का ढांचे का मतलब है शरीर की बनावट, उसको समझिएगा। दूसरा, व्यवहार की विधियां, जो व्यवहार हम करते हैं दूसरे से, वो भी व्यक्तित्व का पार्ट है। इसका मतलब शरीर को हम अलग नहीं कर सकते, डिनाई नहीं कर सकते, व्यवहार को हम अलग नहीं कर सकते व्यक्तित्व से। रुचियों, हमारी रुचि भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरी रुचि किस क्षेत्र में है, वो भी इंपॉर्टेंट है। यदि मेरी रुचि विकास को लेकर है, अब जैसे मैं देवाशीष जी की बात क्यों नहीं टाल पाता, मैं इसलिए नहीं टाल पाता क्योंकि देवाशीष जी कहते हैं कि उनकी रुचि शिक्षा के प्रति है, तो ऑटोमेटिकली उनका व्यक्तित्व मुझको प्रभावित कर जाता है। तो रुचियों, अभिवृत्तियों, अभिवृत्तियों का मतलब है एटीट्यूड, मेरा एटीट्यूड कैसा है। क्षमताओं, मेरी क्षमता कैसी है। और योग्यताओं और कुशलताओं के सबसे विशिष्ट एकीकरण को व्यक्तित्व कहते हैं। अब देखिए कितना व्यापक परिभाषा उसने दिया हुआ है व्यक्तित्व को। तो ये व्यक्तित्व है। अब देखिए व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या है। तो व्यक्तित्व की जो विशेषता है, मेरे को आप देख के या किसी को देख के, किसी व्यक्ति को से मिल के कैसे मानेंगे कि उसका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है। तो उसकी कुछ विशेषताएं हैं जिससे आप पहचान सकते हैं कि उसका व्यक्तित्व कैसा है। तो वो कौन कौन सी विशेषता है वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। पहली विशेषता है, वो आत्मचेतना से परिपूर्ण होता है। नंबर 1, आत्मचेतना बहुत मस्ट है। यदि वो व्यक्तित्व वाला होगा तो आत्मचेतना से परिपूर्ण। आत्मचेतना का मतलब क्या है? अब विनोद सिंह जी हैं, देवाशीष जी हैं, इनको क्या लाभ हो रहा है मैं तो नहीं जानता, लेकिन ये लगातार कोशिश करते रहते हैं, 10 व्यक्ति के साथ भी कोशिश करते रहते हैं। तो इसका सीधा सा अर्थ क्या हुआ कि इनके भीतर आत्मचेतना है। दूसरा, सामंजस्यवादी। सामंजस्यवादी इसलिए बोल रहा हूं कि वह नए विचारों और पुराने विचारों के साथ उसका तालमेल होना चाहिए, दोनों के साथ। क्योंकि हम कभी नहीं कह सकते कि सारी पुरानी चीजें बेकार हैं, हम कभी नहीं कह सकते कि सारी नई चीजें अच्छी हैं। दोनों के बीच जो विकास का रास्ता हो, उस विकास के रास्ते में जब हम सामंजस्य बैठाते हैं, तभी हमारा व्यक्तित्व जो है वो विकसित हो पाता है। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि वो सामाजिकता से परिपूर्ण होता है। सामाजिकता शब्द का इसलिए उपयोग कर रहा हूं आप सबके साथ, क्योंकि आपको मैं बता दूं, बिना सामाजिकता के व्यक्तित्व की कल्पना ही नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? मान लीजिए आप कल्पना करें, मैं एक शिक्षक हूं और शिक्षक होने के नाते
यदि मैं समाज के रीति रिवाज और उत्कृष्ट मूल्यों के साथ नहीं जी पा रहा हूं, तो मेरे विद्यार्थी मेरा सम्मान कभी नहीं कर पाएंगे। आप कल्पना करें, मुझको बाहर कभी सिगरेट पीते आप देख लो, आप कल्पना करें कभी बाहर मुझको यदि शराब पीते देख लो, आप मेरा सम्मान कर पाओगे क्या? कभी नहीं कर पाओगे। आपको लगेगा कि ये तो ऊंची बात करता है ये बंदा, लेकिन काम इसका कितना निकृष्ट है। तो ये व्यक्तित्व की विशेषता है, वो सामाजिकता के साथ जीता है, सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करता है, सामाजिक मूल्यों के साथ तालमेल बिठाता है और सामाजिक मूल्यों के साथ जीवन जीकर वह अपनी श्रेष्ठता को समाज में स्थापित करने का प्रयास करता है। ऐसा व्यक्तित्व की कुछ विशेषताएं हैं। अब उसकी चौथी विशेषता देखें, तो चौथी विशेषता क्या है? निर्देशित लक्ष्य की प्राप्ति के प्रति सजग रहना। वो अपने लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित करता है, अपने लिए कोई निर्देश देता है, वो दूसरों के निर्देश की अपेक्षा नहीं करता। उसको लगता है कि मेरा अपना खुद का लक्ष्य होना चाहिए, और जिस लक्ष्य को वो प्राप्त तय कर लेता है कि ये मेरा लक्ष्य है, उस लक्ष्य के लिए लगातार काम करते रहता है। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वो पीछे नहीं हटता, वो बार बार नहीं मुड़ता, और जब लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है तो उसको पता होता है कि मुझको संघर्ष करना पड़ेगा, और उस संघर्ष में हो सकता है कि बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी, उन कठिनाइयों को झेलना पड़ेगा। तो व्यक्तित्व जो है इन्हीं चीजों से बनता है, उसकी विशेषता है। तो वो अपने लिए लक्ष्य का निर्धारण करता है और उस लक्ष्य की प्राप्ति में सदैव तल्लीन रहता है। तभी लोग कहते हैं कि ये बंदा, इसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है यार, बहुत शानदार पर्सनालिटी है, सोंधी खुशबू है, इसके व्यक्तित्व से बड़ा सौंधा महक आता है, और जैसे गुलाब का फूल आ रहा है वैसे इसके व्यक्तित्व से वो खुशबू झलकने लग जाती है। फिर चौथी बात है, मेरी गिनती थोड़ी कमजोर हो सकती है, वो आप देख सकते हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति बहुत जरूरी है। दृढ़ इच्छा शक्ति, वो जब तक उसके पास ये मजबूत इच्छा शक्ति नहीं होगा, उसका पर्सनालिटी कभी बेहतर नहीं हो सकता। उसका पर्सनालिटी तभी बेहतर होगा, मान लिया जाए किसी काम को उसने सोच लिया कि इसको मुझको करना है, अब उसके पास इच्छा शक्ति का ही अभाव नहीं होगा तो वो टालेगा, और यदि इच्छा शक्ति का अभाव होगा तो वो सारी कठिनाइयों का सामना करेगा, और जब सारी कठिनाइयों का सामना करेगा तो निश्चित रूप से सफल होगा, और जब सफल होगा तो अपने आप उसका व्यक्तित्व निखरने लगेगा। इसीलिए जो बंदा पर्सनालिटी वाला होता है, जिस बंदे के पास व्यक्तित्व की कुछ विशेषताएं दिखाई देती हैं, वो दृढ़ इच्छा शक्ति उसके अंदर बिल्कुल एकदम भरा होता है। वो कहता है कि ये मेरे को करना ही है, चाहे कितनी कठिनाइयां हो जाए। मैं इसलिए इस ग्रुप को भी इस बात को कह रहा हूं क्योंकि इस ग्रुप के भी साथी ऐसे ही हैं। 11 व्यक्ति ही मिलते हैं, लेकिन 11 व्यक्ति के साथ ही चलते हैं। ये उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम है। मुझको तो लगता है, मैं लगातार 1.5-2 वर्षों से इस ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और ये ग्रुप हर संडे को अपना एक सेशन वो जरूर रखते हैं, और हर संडे को इस तरह से वो काम करते रहते हैं। ये कितनी बड़ी क्वालिटी है, ये दृढ़ इच्छा शक्ति का ही परिणाम है। और आपको पता है, मैं इसी कारण जुड़ता हूँ। मेरे को संख्या से मतलब नहीं, 11 है वो भी मेरे लिए मजबूत है, लेकिन ऐसा ग्रुप जो कमिटेड तो है, जिसके अंदर ये पावर है कि नहीं हम इस काम को करेंगे। इसलिए संख्या से कोई लेना देना नहीं है, आपके व्यक्तित्व से लेना देना है। इस कारण से मैं जुड़ पाता हूँ। तो निश्चित रूप से दृढ़ इच्छा शक्ति बहुत महत्वपूर्ण मामला है इस पूरे प्रक्रिया में। चौथा है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। आपको मैं बता दूं, व्यक्तित्व के लिए दोनों चीजों का जरूरी होना है, शरीर का भी स्वस्थ रहना और मन का भी स्वस्थ रहना। मैं मन के स्वस्थ की बात इसलिए कह रहा हूं कि जब तक आप शरीर और मन से स्वस्थ नहीं होंगे, आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार कर पाएंगे। मैंने पहले ही कहा ना, व्यक्ति का ढांचा, शरीर, वो भले छोटा हो बड़ा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो स्वस्थ हो। फिर व्यवहार की विधियां
जो मानसिक रूप से स्वस्थ है वही तो व्यवहार ठीक से कर पाएगा है। फिर रुचियां, जो मानसिक रूप से स्वस्थ है वही अपनी रुचि को समाज के लिए सही दिशा में आगे कर पाएगा। तो इसलिए इन सारी चीजों का महत्व है, रुचियों का भी। तो मेरा एक आग्रह है कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों बहुत जरूरी है व्यक्तित्व के लिए। यदि ये दोनों नहीं है तो व्यक्तित्व जो है वो हमारा निखर नहीं सकता। और फिर अंत में जो है विकास की निरंतरता। देखो समाज में हमेशा दो तीन, आगे मैं उस पर और बात करूंगा, दो तीन तरह के लोग होते हैं। एक तो कैसे लोग होते हैं जो किसी काम को शुरू करते हैं, उत्साह के साथ शुरू किए, थोड़ी दूर चले, एक दो कठिनाई आई और उस कठिनाई के बाद अपना हथियार डाल दिए। जैसे यदि वो हथियार डाला, कभी भी उसका पर्सनालिटी अच्छा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? एक तो उसने सोच के काम शुरू नहीं किया, नंबर एक। और यदि सोच के काम शुरू किया तो पहले से ही उसको सोच लेना था कि इस क्षेत्र में क्या क्या कठिनाई आने वाली है, उन कठिनाइयों को आइडेंटिफाई कर लेना था। और यदि आइडेंटिफाई कर लेता तो फिर वो लगातार रहता। तो मेरा ये कहना है, कैसा व्यक्तित्व निखरता है? जो विकास को लेकर लगातार काम करता हो, उनकी कठिनाइयों से जूझता हो, उनका मुकाबला करता हो और मुकाबला करते हुए तेजी के साथ आगे बढ़ता। ऐसा व्यक्ति ही व्यक्तित्व वाला बन सकता है। अब मैं इसलिए ये सारी बातें कह रहा हूं। एज ए टीचर, आप कल्पना करके देखो, एज ए टीचर, अभी मैंने आपके साथ दो बातें शेयर की। पहली बात, आप व्यक्तित्व को थोड़ा परिभाषित करने की कोशिश किया, जिसमें क्या है, शरीर का ढांचा, व्यवहार की विधियां, रुचियां, एटीट्यूड, कैपेसिटी, योग्यताएं और कुशलताओं का विशिष्ट एकीकरण। कुशलता मतलब आपके अंदर जो स्किल्स है, ये सारी चीजों को हम व्यक्तित्व कहते हैं। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या है, तो आत्मचेतना, सामंजस्य, सामाजिकता, निर्देशित लक्ष्य की प्राप्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य और विकास की निरंतरता। आप कल्पना करके देखो, एज ए टीचर बेहतर व्यक्तित्व के लिए इन सब चीजों की जरूरत है कि नहीं? एक यदि बच्चा आपके कक्षा के भीतर नहीं सीख पा रहा है तो क्या हथियार डाल देंगे हम? नहीं भैया, आप तो नहीं सिखा सकता है, नहीं डाल सकते। आपका व्यक्तित्व तभी निखरेगा जब आप सबसे कठिन बच्चे को भी विकास के रास्ते पर पहुंचा देंगे। तो व्यक्तित्व जो है बहुत ही अलग तरह की चीज है। और मैं आपसे ये भी निवेदन कर दूं कि कभी अवसर होगा तो मैं आपको अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतों पर भी बात करूंगा, 7 आदतों पर। तो उसमें चरित्र और व्यक्तित्व को बहुत अलग अलग से परिभाषित करने की कोशिश किया गया है। तो उस समय यदि कभी समय अवसर ऐसा मिला और हम सब यदि एक साथ इकट्ठे हो पाए तो चरित्र और व्यक्तित्व के साथ जो तालमेल है उस पर हम जरूर बात करेंगे और उस पर कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम उसको देख सकते हैं। तो मेरा एक ये मानना है कि व्यक्तित्व क्या है और व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या है। अब दूसरा सवाल खड़ा होता है कि क्या हम अपने व्यक्तित्व को बदल सकते हैं एक एज के बाद? ये दूसरा सवाल है। एक आध दो लोग अपना आंसर दे सकते हैं क्या? माइक ऑन करके और फिर बंद कर लेना। क्या हम अपने व्यक्तित्व को एक बड़े एज, मान लिया जाए आप 40 के हो गए, 35 के हो गए, 32 के हो गए, 30 के हो गए, उसके बाद व्यक्तित्व में आप परिवर्तन ला सकते हैं क्या? वो आंसर जी सर, निश्चित तौर पे अगर लक्ष्य निर्धारण करके और दृढ़ इच्छा शक्ति से अगर करना चाहें सर तो परिवर्तन ला सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बढ़िया। विनोद जी बोलिए, एक आध कोई साथी और बोलेगा? हाँ सर, साथी कोई नहीं, मैं बोला एक आध कोई और बोलेंगे क्या? मैं बोला जी 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 सर।
सरिता, आप लोग बात कर सकते हो। सरिता, छाया, थान सिंह। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं बोलना चाह रहे हैं, बोलेंगे तो मेरे को ज्यादा अच्छा लगेगा। मैं इसलिए बता रहा हूं कि देखें, व्यक्तित्व को जो बदलने का जो तरीका होता है ना, उसके पीछे दो तरह की चीजें काम करती हैं। हमारे भीतर दो तरह के स्किल हैं। एक हमारा सॉफ्टवेयर है, अंदर सॉफ्टवेयर का मतलब है जिसमें हम सोचते हैं, और दूसरा हार्डवेयर है। हार्डवेयर जो हम सोचते हैं उसके अनुरूप कर पाते हैं क्या, तो दोनों का, जैसे मैं सोचा वो सॉफ्टवेयर है और उसी के अनुरूप किया तो हार्डवेयर है। एक्चुअल में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की विशेषताएं जो हैं वो भी 2 मिनट के लिए मैं आपके साथ जरूर शेयर करता हूं। इसलिए कि जब तक ये दोनों का तालमेल नहीं होता तब तक जो है आदतें नहीं बनती, और आदतें इन दोनों के तालमेल से विकसित होती है। सिर्फ आदतें नहीं बल्कि बहुत सारे क्रियाकलाप। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं कि यदि घर की लाइट बंद हो जाए अचानक और आप अपने घर के सामने बैठे हो और एकदम घना अंधेरा छा जाए और आपको 3 कमरों के बाद आपका किचन है, आप बहुत, देखो कई बार आपने देखा होगा कि आप एकदम उस घने अंधेरे में चलते हुए किचन में पहुंचते हैं और बिल्कुल माचिस पर हाथ रख देते हैं, एकदम माचिस पर, और आप अपना लाइट जला लेते हैं। क्यों ऐसा होता है? कोई बता सकता है क्यों ऐसा होता है? अच्छा, कोई नहीं बोलेगा। तो ये आप लोग बोलने की आदत जरूर डालिए, बोलने से थोड़ा सा और प्रशिक्षण प्रभावित होता है। तो मैं आपको बता दूं, इसलिए ऐसा होता है कि आपका सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों में जबरदस्त तालमेल है। आप भले पैरों की गिनती ना किए हो, बिल्कुल ना किए हो, लेकिन आप कई बार उसी प्रक्रिया से गुजरते गुजरते आपका सॉफ्ट स्किल ग्रहण कर लिया है कि इतने कदम मैं चलूंगा और यहाँ मुड़ूंगा और यहाँ मैं हाथ रखूंगा तो बिल्कुल मेरे को माचिस मिल ही जाएगा। थोड़ा बहुत अंतर आएगा, बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का तालमेल जो है वो आपको वहां तक पहुंचा देता है। वैसे ही जब हम बच्चे होते हैं तो बच्चों के दौरान बहुत सारी गलत आदतें विकसित हो जाती हैं, और उन गलत आदतों को यदि हेलो हेलो। सर आपकी हेलो। आवाज नहीं हाँ, आ रही थी, आ रही है। हाँ, वॉइस ओके नेट ओके का ओके। प्रॉब्लम आ गया क्या सर? नहीं, नेट का प्रॉब्लम नहीं आया था, वो एक फोन आ गया था, बड़ा जरूरी कॉल आ गया था, मैं उसको उठा लिया था। 2 मिनट, कोई बात नहीं। तो ठीक है, तो वो क्या होता है कि आप वहां तक पहुंच जाते हैं तो आपकी कई गलत आदतें विकसित हो गई। यदि आप उन आदतों को देखें, मैंने एक बार और शायद आपके ग्रुप में हाथी का एग्जाम्पल दिया था कि हाथी को जो महावत है उसके पीछे के पैर पे ऐसा उंगली घुमाता है, बेचारा रात भर खड़ा रहता है। क्यों खड़ा रहता है? क्योंकि उसकी आदत पड़ जाती है। जब छोटा रहता है हाथी तब उसको बड़े जंजीर से बांधते हैं, बहुत तोड़ने की कोशिश करता है, नहीं तोड़ पाता,
तो सात और हार्ट दोनों से वो समझ जाता है कि मैं तो बंधा हुआ हूँ, और महावत जो है सिर्फ वो घुमाता है उंगली, और उंगली घुमा के वो उसको खड़ा कर देता है पूरे रात भर, वो अपने उससे आगे नहीं बढ़ पाता। तो मेरा आज जो है आपके साथ, मैं वो बताने वाला हूं कि व्यक्तित्व विकास के टिप्स क्या क्या हैं, कौन कौन से तरीकों से हम अपने पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं, तो क्या क्या आदतों का हमको विकास करना पड़ेगा। और उन आदतों का जो विकास है वो बहुत छोटे छोटे चीज जिसको आप कर सकते हो, जिसको आप जानते भी हो। मैं तो सिर्फ आपको उन चीजों के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो टिप्स आपके साथ आज शेयर करूंगा व्यक्तित्व को लेकर। और लास्ट में सभी से मेरा आग्रह है, सभी लोग अपना फीडबैक देना, ये सेशन कैसा लगा लिख के भी देना और बोल के भी देना। तो पहला टिप्स क्या है, यदि आप अपना पर्सनालिटी डेवलप करना चाहते हैं तो पहला चीज है आपको सदैव अच्छाई की तरफ ही ध्यान देना चाहिए। नंबर 1, अच्छाई की तरफ ध्यान देने का मतलब क्या है, आप कभी कल्पना करते हैं? जिस किसी व्यक्ति से मिलें, जिस किसी वस्तु को देखें, जिस किसी प्रक्रिया पर बात करें, आपको सबसे पहले उसमें अच्छाई ढूंढना है। ये आदत बन जाएगा यदि एक बार, तो आप देखो अच्छाई ही ग्रहण करने लग जाओगे। अब मैं इसलिए इस बात को बोल रहा हूं कि मान लिया जाए मैं और विनोद सिंह बात करते हैं, तो अब जब हम बात कर रहे होते हैं और मान लिया जाए कोई तीसरा व्यक्ति आया और विनोद सिंह जी चले गए, और तीसरा व्यक्ति पूछता है क्या बोल रहे थे विनोद सिंह जी, तो हम खट से बोल रहे अरे विनोद सिंह जी तो ऐसे ही बोलते हैं, हम ऐसा जनरली बोल देते हैं। इसका मतलब क्या होता है आपको पता है? हम पूरे टाइम, जितने टाइम हम विनोद सिंह से बात कर रहे हैं, हम उनके अंदर बुराई खोजने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमने जवाब ही ऐसा दिया। यदि हम बुराई खोजेंगे, बुराई ग्रहण करेंगे, यदि हम अच्छाई खोजेंगे तो अच्छाई ग्रहण करेंगे। पहला सिद्धांत। तो आपको, आप अपने बच्चों के साथ भी जब काम करते हैं तो हो सकता है बच्चों में बहुत सारी बुराइयां हो, पर 4-5 अच्छाइयां भी तो हो सकती हैं। उन्हीं अच्छाइयों को यदि खोज लेंगे तो आप उस पूरे विद्यार्थी को बदल देंगे, पूरा विद्यार्थी चेंज हो सकता है। हम कभी ऐसा कोशिश ही नहीं करते। तो इसलिए पहली जरूरत क्या है कि हम सदैव किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में, किसी चर्चा में, किसी प्रशिक्षण में, किसी बच्चे में, किसी क्लासरूम में पहला काम होना चाहिए कि हम अच्छाई खोजें। नंबर 1, अच्छाई खोजने की आदत डाल लें हर जगह। जब हम अच्छाई खोजेंगे तो अपने आप अच्छाइयों को ग्रहण करेंगे और हम अच्छा बनते जाएंगे। जैसे जैसे हम अच्छा बनेंगे वैसे वैसे हमारा व्यक्तित्व निखरता जाएगा। हम सबको पूरी दुनिया के लोगों को लगेगा कि ये तो व्यक्ति बहुत अच्छा इंसान है। व्यक्तित्व का मतलब क्या है? दूसरे जब आपको एप्रिसिएट करें, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा चीज, हर काम को तुरंत करने की आदत डालें। हमारा व्यक्तित्व आपको पता है क्यों खराब होता है? काम टालने के कारण। हम अपने काम को, शाम के काम को सुबह के लिए टाल देते, के काम को दोपहर के लिए टाल देते हैं। आपको पता है धीरे 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 काम का बोझ बढ़ने लग जाता है, और काम के बोझ के तले जब हम दब जाते हैं तब हम अपनी पूरी शक्ति और पूरी क्षमताओं का प्रदर्शन नहीं कर पाते। काम छोटा हो या बड़ा हो इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उसको तुरंत कर पा रहे हैं कि नहीं। नंबर 1, यदि आपने तुरंत कर दिया, ये आदत यदि आपके अंदर डेवलप हो गई, विकसित हो गई ये आदत, तो आप मान के चलो कि आपका व्यक्तित्व अपने आप निखरने लग जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने आप। दूसरा तरीका आप अपना के देखो। हम सब लोगों को, जनरल औसत लोगों की आदत होती है कि वो अपने काम को टालते हैं, आज पर, कल पर, परसों पर, मैं तो कर लूंगा, मैं तो कर लूंगा, मैं तो कर लूंगा। अब एक एग्जांपल बता रहा हूं।
यदि आपका एक बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, अब उसको आप रोज टाल रहे हैं कि नहीं मैं तुम्हें कल सिखाऊंगा, परसों सिखाऊंगा, नरसों सिखाऊंगा, आपका 2 महीना निकल गया और वो बच्चा सीख ही नहीं पाया, तो आपका व्यक्तित्व कैसे निखरेगा? कभी नहीं निखरेगा। लेकिन मान लीजिए आपने जिस दिन सोचा उसी दिन से आपने उसको पढ़ना पढ़ना सिखाने के लिए कोशिश यदि आप करने लगे और 2 महीने के भीतर पढ़ना सिखा दिए, उसका बाप, उस बच्चे का बाप, उस बच्चे की माँ पूरे जीवन भर के लिए आपकी कृतज्ञ हो जाएगी, ऋणी हो जाएगी। आपका व्यक्तित्व वो जहां जाएगी, अरे नहीं ये गुरुजी तो बहुत अच्छा है, मोर लेकर पढ़ेल नहीं आवत रही से बोला सिखा दे, मेरे बच्चे को पढ़ना नहीं आ रहा था उसको सिखा दिया। ये किसकी ताकत है? हर काम को तुरंत करने की आदत की ताकत है। इसको ये दूसरा टिप्स है। अब टिप्स नंबर 3, तीसरा तरीका। तीसरा तरीका मैं एक छोटी कहानी आपको सुनाता हूं, उसी से तीसरा तरीका निकालते हैं। कलकत्ता शहर में स्वामी विवेकानंद जी एक दिन अपने जो मठ है काली मठ से कलकत्ता की ओर जाने लग गए। तो जब कलकत्ता की ओर जाने लगे तो वो देखते क्या है कि एक जो जुड़ाई करने वाला मिस्त्री होता है ना, जो राजगीर क्या बोलते हैं उसको, जोड़ने वाला, घर बनाने वाला मिस्त्री, वो जोड़ रहा है। राजमिस्त्री सर, राजमिस्त्री, राइट, राजमिस्त्री। तो उस राजमिस्त्री से पूछे कि भैया तुम क्या कर रहे हो? तो उसने जवाब दिया कि मैं तो रोजी कमा रहा हूँ। तो उसका जवाब सुने थोड़ा आगे बढ़ गए, फिर थोड़ा आगे गए तो एक फिर मिल गया, तो उससे पूछे तो बोले मैं मकान बना रहा हूँ, जो उसने जवाब दिया। फिर एक और बंदा मिला थोड़ा आगे जाने पर, उससे पूछे तो तुम क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि मैं तो सुंदर इमारत गढ़ रहा हूँ। अब काम तीनों एक ही कर रहे थे, लेकिन तीनों का जवाब बिल्कुल अलग अलग। अब विवेकानंद जी को लगा कि ऐसा क्यों हो गया, तो उन्होंने सोचा कि इस तीनों को फॉलो करूंगा मैं। उन्होंने तीनों का पता लिया और 1.5-2 महीने 6 महीने तक लगातार फॉलो किया। तो जो बंदा बोला कि मैं सुंदर इमारत, तो उनने एक चीज और पूछा, तीनों का रोजी कितना था? तो उस समय उस जमाने में जो भी रोजी रहा होगा 1 रुपए 2 रुपए, तीनों का बराबर रोजी था। पर 6 महीने बाद जिसने कहा था कि मैं सुंदर इमारत गढ़ रहा हूं, उसका रोजी उन 2 लोगों से 1.5 हो गया। तब स्वामी विवेकानंद जी बोले कि ऐसा क्यों हो रहा है? उन्होंने बहुत खोजबीन की, तब पता चला कि जो तीसरे नंबर का जिसने जवाब दिया था कि मैं सुंदर इमारत गढ़ रहा हूं, वो व्यक्ति पॉजिटिव था, सकारात्मक था। याद रखिए, वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो सकारात्मक होता है। सकारात्मकता बहुत जरूरी है कार्य के प्रति, जीवन के प्रति, विचारों के प्रति। यदि सकारात्मकता ना हो तो बहुत दिक्कत होगी। तो जिसने कहा कि मैं तो रोजी कमा रहा हूं, वो बेचारा उतने ही कमाते रह गया। जिसने कहा कि मैं मकान बना रहा हूँ, थोड़ा बहुत उसका बढ़ गया। और जिसने कहा कि मैं सुंदर इमारत गढ़ रहा हूँ, कल्पना करिए उसने अपने काम में पूरा सकारात्मक चीज देखा। उस समय जो रोजी मिल रहा था उसी में अच्छा करने की उसने कोशिश किया, क्योंकि पॉजिटिव बंदा था। और पॉजिटिव बंदे का परिणाम क्या हुआ कि वह कलकत्ता का सर्वश्रेष्ठ राज मिस्त्री बन गया, सर्वश्रेष्ठ। ये सकारात्मकता की ताकत है। हम जितने पॉजिटिव होंगे उतने अंदर उतना ही हमारे अंदर शक्ति आएगी। पॉजिटिव होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो निगेटिविटी को त्यागना और पॉजिटिविटी को ग्रहण करना। इसके लिए मैं आपको बता दूं, आपको हमेशा सेल्फ डेवलपमेंट प्लान तैयार करना चाहिए। सेल्फ डेवलपमेंट प्लान इसलिए बोल रहा हूं कि आपको पता है, मैं अपने लिए कभी नहीं जी पाता, कभी नहीं जी पाता। कैसे नहीं जी पाता? कभी परिवार के लिए, कभी उसके लिए, कभी उसके लिए। मेरा ये कहना है कि आपको अपने जीवन में हफ्ते में आधा घंटा सिर्फ अपने लिए दो, ज्यादा नहीं, आधा घंटा। और आधा घंटा आप कमरा बंद कर दो और आपको पूरे हफ्ते ये तय कर लो कि भैया मैं कहाँ कहाँ निगेटिव रहा और निगेटिव होने के कारण से क्या क्या दुष्परिणाम देखने को मिला, मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं, उन कमियों को सुधारने के लिए मेरे को अगले हफ्ते क्या क्या करना है।
और क्या क्या किताब पढ़ना है, कौन कौन सा काम करना है। आधा घंटा यदि आप अपने लिए ही दे दो, अपने परिवार और पूरी दुनिया से अलग होके, आप देखेंगे कि उस आधे घंटे की ही ताकत से आपका व्यक्तित्व अपने आप निखरने लग जाएगा। तो हर संडे कम से कम सेल्फ डेवलपमेंट प्लान जरूर अपने लिए तैयार करिए कि मैं कहाँ निगेटिव हूँ और कहाँ पॉजिटिव हूँ। ठीक है, तो एक दूसरी बात, तो ये चौथा टिप्स था कि सकारात्मक बने। अब एक छोटी घटना और सिखाता हूँ, सुनाता हूँ आपसे। छोटी घटना इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ कि ये घटना मुझको लगता है कि 2001 या 2002 के आसपास की घटना है। तो उस समय मैं एक जनशाला प्रोजेक्ट चलता था। उस जनशाला प्रोजेक्ट में मैं राज्य स्तर का कोऑर्डिनेटर था, स्टेट कोऑर्डिनेटर था। तो उसके कारण से बहुत सारे लोग मेरे पास आते थे और बहुत सारे लोग मिलते थे। एक दिन एक टीचर आया और वो टीचर बहुत गुस्से से, सरकारी स्कूल पर हम काम कर रहे थे, बहुत गुस्से से मेरे से बोला कि आप जनशाला चलाते हो, ऐसा करते हो, ऐसा करते हो, मेरे स्कूल में एक भी टेबल कुर्सी नहीं है, मैं कहाँ बैठूं, कैसे बैठ के अपने बच्चों को पढ़ाऊं। तो मेरे को उसकी बात सुना, मैं बोला ठीक है सर, मैं कोशिश करता हूँ कि आपके स्कूल की जल्दी कुर्सी में बनवा दूं। वो बंदा चला गया अपनी बात सुना के। तो फिर मैं एक व्यक्ति थे कुरैशी जी, उनको फोन किया। मैं बोला यार, इस स्कूल के एक टीचर आए थे, वो टीचर बहुत क्रोधित होके गए कि उनके पास कोई टेबल कुर्सी नहीं है। तो मैं बोला कि आप थोड़ा सा आप चले जाना और आप जाके थोड़ा देखना तो उनके यहाँ क्या प्रॉब्लम है और मुझको बताना। कुरैशी जी तुरंत दूसरे दिन चले गए। दूसरे एक दिन गए तो उन्होंने देखा सही में उनके स्कूल में कोई टेबल कुर्सी नहीं था, पर 2 कमरे बंद थे। तो उन्होंने खुलवाया 2 कमरे को। जब 2 कमरे खुलवाया तो उन्होंने देखा कि वहां पर 12-14 टूटी हुई कुर्सियां रखी थी और वैसा ही टेबल रखा हुआ था। तो कुरैशी जी, राजहरा की घटना है, कुरैशी जी मार्केट गए, लोहे की कुछ पट्टी लाए, खीला लाए, कुछ हथौड़ी लाए और उन कुर्सियों को में खीला, लोहे की पट्टी लगाए, जोड़े ताड़े और 2 ठो टेबल और 2 ठो कुर्सी को गुरुजी के बैठने लायक बना के आ गए। और शाम को मुझको फोन किए कि सर मैं व्यवस्था कर दिया। आपसे मेरा सवाल है कि दोनों ही टीचर हैं, दोनों ही, मैं किससे प्रभावित हुआ होऊंगा? हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है सर। मैं किससे प्रभावित होऊंगा? वह होऊंगा कुरैशी जी से ना, कुरैशी जी से। क्यों प्रभावित होऊंगा? क्योंकि 5वां टिप्स क्या कहता है, जो व्यक्ति समस्या के समाधान करने की ताकत रखता है उसी का व्यक्तित्व निखरता है। आप समस्या मत खड़ी करिए, समस्या का समाधान करने की कोशिश करिए। आपको मैं बता दूं, 15 दिन बाद उस ब्लॉक का कोऑर्डिनेटर मैं कुरैशी जी को बना दिया, उस एक घटने के कारण ब्लॉक का तुरंत कोऑर्डिनेटर बनाया। मैं बोला ये व्यक्ति है काम का, अपने आप। तो हमेशा जो व्यक्ति समस्या समाधान करता है वही आगे बढ़ता है। जो व्यक्ति समस्या खड़ा करता है उसका व्यक्तित्व हमेशा कमजोर होता जाता है, कोई पसंद नहीं करता उसको। और समाधान करने वाले को हर व्यक्ति पसंद करता है। आप अपने व्यक्तित्व में ले आइए कि चाहे वो समस्या बच्चों की हो, चाहे समस्या स्कूल की हो, चाहे समस्या वो ISGD फाउंडेशन की हो, हर समस्या का समाधान अपने स्तर पर आप करने की कोशिश करें। सर अभी डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो फिर से सब लोग ज्वाइन कर लेंगे इसी लिंक पे। ओके 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 ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। तो चौथा बात क्या है? समस्या। तो ओके, तो जो 5वां टिप्स क्या कहता है, समस्या समाधान जब आप करेंगे तो अपने आप आपका व्यक्तित्व निखरने लग जाएगा।
ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अब छठवां टिप्स क्या कहता है, देखिए मैं उसका भी एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ। वो एग्जाम्पल इसलिए रखता हूँ कि एक दिन एक पेड़ काटने वाली कंपनी में एक व्यक्ति पेड़ काट रहा था। वो बहुत जमाने से काट रहा था। तो कुछ दिनों के बाद उस कंपनी ने एक दूसरा पेड़ काटने वाले व्यक्ति को रख लिया, और वो रखने के बाद उससे पेड़ कटाने लगे। 1 महीना हुआ तो 1 महीने के बाद जो दूसरा आया था उस व्यक्ति को प्रमोशन मिल गया। जब उसको प्रमोशन मिल गया तो वो पहला वाला बड़ा नाराज हो गया, बोले मैं 15 साल से यहाँ पेड़ काट रहा हूँ, मेरे बारे में तो इन लोग बिल्कुल नहीं सोचे, और इस व्यक्ति के बारे में 1 महीने में आया हुआ है और इसको एकदम प्रमोशन दे दिए। तो गया मैनेजर के पास बड़े गुस्से से, और बड़े गुस्से से जाके उसने पूछा कि भैया क्यों ऐसा कर रहे हो, मैं तो 15 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ और आप 1 महीने में आए हुए व्यक्ति को आपने प्रमोशन दे दिया, तो ये तो अन्याय है मेरे साथ। तब वो मैनेजर बोला कि आप थोड़ा उसी के पास जाओ और उससे पूछो कि प्रमोशन उसको क्यों मिला। तो वो गया, जाके उससे पूछा वो प्रमोशन पाने वाले व्यक्ति से, तो उसने ही उल्टा उससे सवाल किया कि अच्छा ये बताओ आप अपनी कुल्हाड़ी में धार कब किए थे। तो उसने कहा कि 15 साल पहले। बोले बस आप में और मेरे में इतना ही फर्क है, मैं अपनी कुल्हाड़ी में रोज धार करता हूँ, हर पेड़ को काटने के बाद धार करता हूँ। इसका अर्थ क्या हुआ, उसी का व्यक्तित्व निखर सकता है जो लगातार ज्ञान हासिल करता है और अपनी बुद्धि को तेज करता है, धार देता है। वो धार कब आता है, लगातार ज्ञान हासिल करने से, लगातार नए नए तकनीकों से जुड़ने से, लगातार नए नए तकनीकों का उपयोग करने से। तभी तो आप धारदार बनेंगे और तभी तो आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। जब तक आप अपने ज्ञान में धार नहीं देंगे, ज्ञान हासिल करने की कोशिश नहीं करेंगे, बुद्धि को तेज करने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक आपका व्यक्तित्व कभी नहीं निखर सकता। क्योंकि यदि आप ध्यान नहीं दे रहे तो जितना ज्ञान आपके पास है उससे आगे आप जा नहीं सकते, और जब उससे आगे जा नहीं सकते तो कुछ कर नहीं सकते। आप क्या करेंगे, उससे आगे की सोच ही नहीं है आपके अंदर, आप फेल ही नहीं पा रहे हैं, कैसे आपका व्यक्तित्व निखरेगा। तो 5वां 6वां जो टिप्स है, गिनती आप ठीक करना, वह लगातार ज्ञान हासिल करना, लगातार ज्ञान हासिल करना। अब 6वीं बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो बहुत अच्छा टिप्स भी है, बहुत अच्छा टिप्स मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब तक हम इन सारी चीजों पर नजर नहीं डालते तब तक हम अपने व्यक्तित्व में आ रही गड़बड़ी को देख नहीं पाते। तो देखो, मैं 2 वाक्य बोलता हूं। एक वाक्य ये कहता हूं कि इस साल गेहूं महंगा है, और दूसरा वाक्य ये कहता हूं कि अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन है। क्या अंतर है दोनों में? दोनों क्रिया आप कर ही रहे हैं, सुन ही रहे हैं, समझने की भी कोशिश कर रहे हैं। क्या अंतर है दोनों में, दोनों वाक्य में? आप लोग बोलते नहीं हैं, ये मेरे लिए ड्रॉबैक है। मैं हमेशा बहुत दुखी रहता हूँ इस बात से, और सब लोग बोले तो बहुत आनंद आएगा मुझको। तो लेकिन चलिए फिर भी मैं आपको बता दूं कि दोनों में क्या अंतर है। तो देखें, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन है, ये इसमें तर्क करने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है, समझने का कोई सवाल ही नहीं है इसमें। इसलिए सवाल नहीं है कि 100 साल पहले भी अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन थी, अभी भी वाशिंगटन है और बाद में भी वाशिंगटन रहेगी। क्या समझने की जरूरत है? पर जब मैं कहता हूं कि इस साल गेहूं महंगा है, तब आप तर्क कर सकते हैं। आप समझने के लिए
छटपटा सकते हैं। अरे गेहूं क्यों महंगा हो गया? क्या उत्पादन कम हुआ? क्या व्यापारियों ने काला बाजारी कर दिया? क्या किसान गेहूं मार्केट पे नहीं बेच रहे हैं? आप कल्पना करिए। तो मेरा एक आग्रह है कि सुनना, समझना और तर्क करना। आप किसी भी चीज पर कक्षा में जब तर्क करने लग जाते हैं तो आपके व्यक्तित्व में निखार आने लग जाता है। तो जिसको बोलते हैं ना, ये बहुत गुणवंत व्यक्ति है। वो गुणवंत क्यों? क्योंकि आप हर किसी एक वाक्य को आप ऐसे ही नहीं उड़ा देते, उस पर चिंतन करते हैं, उस पर मनन करते हैं, सही दिशा में तर्क करते हैं। और जब आप सही दिशा में तर्क करते हैं तो निश्चित रूप से सीखने की प्रक्रिया में आप आ जाते हैं। और जब आप सीखने की हाँ बोलिए, कोई बोल रहा था। तो जब आप सीखने की प्रक्रिया में आते हैं तो तब आप देखिए कि कितना तेजी के साथ आप बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं। तो सुनना, समझना और सीखने, तर्क करना, ये हमारे व्यक्तित्व का एक पार्ट होना चाहिए। किसी का मोबाइल ऑन हो, किसी का मोबाइल, वो आवाज आ रही है। ठीक है, अब सही है, राइट, अब सही है। तो एक आग्रह क्या है, समझना। एक सिर्फ छोटी सी कहानी आप सबको सुनाता हूँ और उससे मैं आप सबको बताता हूँ कि वो टिप्स क्या है। एक दिन एक जो बायोलॉजी के प्रोफेसर थे, वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे। तो उन्होंने दूसरे दिन जब वो पढ़ाने का उन्हें तरीका खोजा तो उनको ये लगा कि मैं बड़ा ही प्रैक्टिकल करके बच्चों को बताऊं। तो वो कैटरपिलर जो होता है ना, कैटरपिलर मतलब तितली जो है, वो प्यूपा से जब जन्म लेती है तो उसको पढ़ाना चाह रहे थे। तो एक कैटरपिलर ले आए और कैटरपिलर लाके वहां से तितली वो बाहर निकलती है, तो ऐसा वो कैटरपिलर लाए और उनको रख दिए। पर उस समय वो कैटरपिलर बाहर हो नहीं रहा था, वो अपने कोसे, मतलब उसका जो जाल रहता है उससे। तो वो चाय पीने चले गए, अपने बच्चों को बोले कि देखना, इसको छूना मत और देखना, और इसको जब ये बाहर निकले तब मुझको बताना। तो वो चले गए। जब वो चले गए तो कैटरपिलर बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगा, बहुत ताकत लगाता था, बहुत कोशिश करता था, और सारे बच्चे बड़े ध्यान से देख रहे थे। तो एक बच्चे से रहा नहीं गया, उसको बहुत दया आई, और दया आते ही उसने बड़े ही आहिस्ते से उस कैटरपिलर को थोड़ा सा मदद करते हुए बाहर निकाल दिया। तो जैसे ही वो कैटरपिलर बाहर निकला तो कुछ सेकंड, चंद सेकंड वो जिया, और चंद सेकंड के बाद उस कैटरपिलर की मृत्यु हो गई। तो प्रोफेसर आए और प्रोफेसर आके उन्होंने पूछा कि अरे कोई गड़बड़ किया, कोई छुआ क्या इसको? तो वो बच्चा बोला, हाँ सर, इसको बहुत तकलीफ हो रही थी बाहर निकलने में। तो जो संघर्ष ये कर रहा था तो मेरे से देखा नहीं गया, और मुझको दया आ गई और मैंने इसको थोड़ा सा सहयोग करके आहिस्ता से निकाल दिया। तो प्रोफेसर क्या बताए, उसको ध्यान से समझना है आपको। प्रोफेसर बोले, जब ये कैटरपिलर से बाहर निकलने के लिए जो संघर्ष करता है, उसी संघर्ष के कारण ये अपना जीवन पाता है। आपने दया दिखाकर उसके जीवन को आपने खत्म कर दिया। अब मैं आपके सामने इस बात को कह रहा हूं कि जब तक आप खुद संघर्ष नहीं करेंगे तब तक आप ताकतवर बन ही नहीं सकते। संघर्ष जिंदगी का पार्ट होना चाहिए। कठिनाइयों से जूझना हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए, और खुशी खुशी जूझना होना चाहिए। आपको पता है हम अपने बच्चों के साथ क्या गड़बड़ी करते हैं? जब वो सीखने के लिए छटपटा रहा होता है तब हम खुद बताते हैं, जबकि जरूरत किस बात की होती है कि हम उसको स्वयं सीखने के लिए प्रेरित करें, स्वयं सीखने का संघर्ष करने दें। हम वो संघर्ष करने ही नहीं देते बच्चों को, इसीलिए तो वो उसका व्यक्तित्व निखर नहीं पाता। आपको मैं दोनों स्तर की बात कर रहा हूँ।
आप खुद संघर्ष नहीं करेंगे तो आपका व्यक्तित्व नहीं निखरेगा। यदि आप अपने बच्चों को संघर्ष करने की आदत नहीं डालेंगे तो बच्चों का व्यक्तित्व नहीं निखरेगा। दोनों स्तर पर आप काम करके अपना और अपने विद्यालय और अपने बच्चों के व्यक्तित्व को निखार सकते हैं। ये दूसरा बहुत महत्वपूर्ण टिप्स है जिस पर बात करने की जरूरत है। अब पांचवा, स्व आकलन करने की क्षमता। स्व आकलन मैं इसलिए बोल रहा हूं, सभी से आग्रह कर दूं, अभी क्या हो रहा है आपको पता है कि मैं कुछ प्रश्न करता हूं, आप में से एक भी उत्तर नहीं देते। उसका मूल कारण क्या? आकलन, अपना आकलन करने के जो तरीका है उसको आपने बिल्कुल बेकार कर लिया। कैसे कर लिया है? देखो, आकलन व्यक्ति करता है, यदि वो अपना खुद का आकलन ये कह करके सोच लिया कि अरे मैं तो कम जानता हूँ, मिश्रा सर से कम जानता हूँ, विनोद सिंह जी से कम जानता हूँ, देवाशीष से कम जानता हूँ, तो वो मंच पर कभी नहीं बोलेगा, कभी आके नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? वो इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रस्त हो जाएगा, वो अपने आप को कमजोर समझने लगेगा। अब देखिए उसका दूसरा उल्टा, यदि उसने अपना आकलन अपने आप को बुद्धिमान के रूप में कर लिया, बहुत होशियार के रूप में कर लिया, तो बात बात में बोलेगा, इतना वाचाल हो जाएगा कि हमको रोकना पड़ेगा। दो कंडीशन, बात बात में बोलेगा तो भी दिक्कत होगी, नहीं बोलेगा तो भी दिक्कत होगी। तब क्या करना है? एकदम सही मूल्यांकन करना है। सही मूल्यांकन यदि आप करेंगे तो अपनी कमजोरियों पर भी दूर कर पाएंगे और अपने अंदर जो अहंकार है उसको भी खत्म कर पाएंगे, सुपरिटी कॉम्प्लेक्स को भी खत्म कर पाएंगे, दोनों को खत्म कर पाएंगे। हम अपने लिए तो कभी आकलन ही नहीं करते। अब मैं तो समझ रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों से मैं प्रश्न कर रहा हूँ, या तो स्नेहा बोल रही है या विनोद जी बोल रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या है? कहीं ना कहीं गड़बड़ी है हमको अपना खुद का आकलन करने। नहीं तो ये लर्निंग कम्युनिटी कैसे बनेगा? यदि प्रश्नों का आप उत्तर नहीं देंगे, यदि आप हमारे साथ प्रश्नों के साथ नहीं चल पाएंगे, यदि मैं आपसे कह रहा हूं कि थोड़ा फीडबैक दें, या यदि आप वो फीडबैक नहीं दे पाएंगे, वो दो शब्द नहीं लिख पाएंगे, 4 शब्द नहीं लिख पाएंगे, कैसे आपका? कल मैं 1-2 दिन के ट्रेनिंग में था भिलाई में, एक भिलाई चैरिटेबल ट्रस्ट करके बना हुआ है, वो ऐसे प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों की ट्रेनिंग करता है जो जहां पर कमजोर बच्चे होते हैं। आपको बहुत आश्चर्य होगा कि वो ग्रुप बना है 3 साल से, मैं तो जुड़ा अभी 10 ही दिन पहले, तो वो उस ग्रुप में कोई एक्टिविटी नहीं, वो ट्रेनिंग का कोई खबर शोर होता था उसको डाल देते थे। मैंने उसको कल से ही एक्टिव करना शुरू कर दिया। मैं बोला आप ट्रेनिंग लोगे तो ट्रेनिंग लेने के बाद आप अपना फीडबैक दोगे। आपको पता है उस फीडबैक का परिणाम क्या हुआ? कई लोग लंबा लंबा एक पेज लिखे। जो एक पेज लिखे, मैं समझ गया कि इसके अंदर ताकत है, काबिलियत है, रचनात्मक व्यक्ति है ये। और ये रचनात्मक व्यक्ति को हम रोक के रखे हुए थे कई सालों से। तो आकलन करना अपना खुद का, अरे बोल नहीं सकते लिख तो सकते हो, बोल नहीं सकते अपना फीडबैक लिख के तो दे सकते हो। यदि वो भी नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब ये है कि हमने अपने आप को या तो बहुत कमजोर मान लिया है या बहुत बुद्धिमान मान लिया, दोनों काम कर लिया। और दोनों से अभी अब आप स्नेहा का नाम क्यों जाना मैं? क्योंकि स्नेहा ने शुरुआत कर दी। बाकी बहुत सारे लोगों का नाम मैं नहीं जान पाया, स्नेहा के नाम को खोजा क्योंकि वो बोलती है। तो जो व्यक्ति अपना आकलन करके ठीक तरीके से, बेहतर तरीके से अपनी बात को रख पाता है, उसका व्यक्तित्व ऑटोमेटिकली निखरने लग जाता है। और जो ऐसा नहीं कर पाता, उसका व्यक्तित्व निश्चित रूप से कमजोर होता चला जाता है। एक अच्छा लीडर, जो लीडरशिप होता है, वो क्या करता है? अपने लोगों को खुद को आकलन करने की प्रेरणा देता है और अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रेरित करता है। ये बेहतर व्यक्तित्व का कमाल है। अब अगला टिप्स क्या कहता है? बहुत सारे गुण अपने आप विकसित करने की क्षमता उत्पन्न करना। सारा कुछ पूरा दुनिया नहीं सिखा सकता, आपको खुद सीखना पड़ेगा। खुद इसलिए सीखना पड़ेगा कि जब तक आप खुद से नहीं सीखने वाले नहीं बनेंगे,
तब तक तो इस संसार में जो ज्ञान का भंडार है उसको ग्रहण कैसे कर पाएंगे। मैं एक मोटा एग्जांपल बता रहा हूँ। मैं एक बार दिल्ली में 94 की घटना है, 94 दिल्ली में गया तो मेरे एक गुरुदेव थे, उनसे 20 मिनट की मुलाकात हो गई। उस समय मैं प्रशिक्षक बनने की कोशिश कर रहा था, तो उनसे मैं पूछा, ऐसे चलते चलते पूछ लिया कि सर प्रशिक्षक बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, कोई एक चीज बताइए। तो वो बोले, मैं एक शब्द बोल रहा हूँ कि शरीर के सभी अंगों से बात करने की क्षमता यदि आपके अंदर आ गई तो आप अच्छे प्रशिक्षक और अच्छे शिक्षक दोनों बन सकते हैं। मैं हड़बड़ा गया, मैं बोला शरीर के सब अंगों से मैं कैसे बात करूंगा, अरे बात करने का तो तरीका मुंह से हो सकता है। वो बोल के तो चले गए। मैं बहुत विचार किया, फिर मैं अब वो जब मैं बात कर रहा था तब वो उनको भोपाल से थे, उनका नाम था अंतोष कुमार मित्तल। तो मैंने उनको फोन किया, मैं बोला सर शरीर के सभी, बोले आपके पास आंख है ना, बोले हाँ, बोले आंख से आप बात नहीं कर सकते क्या। मैं बोला कैसे बात करेंगे। तो उन्होंने स्टाइल बताया, मैं आपको भी स्टाइल बता के देख रहा हूँ, यदि आपको मेरा चेहरा दिखाई दे रहा हो तो यदि किसी बच्चे ने अच्छा काम किया तो आप आंख से ऐसा तो कर सकते हैं, सिर और आंख को हिला दिए, और जैसे ही सिर और आंख को आपने हिलाया आपने उस बच्चे को शाबाशी दे दी, बोलने की जरूरत थोड़ी पड़ी। उन्हें दूसरा कहा कि आप यदि कोई बच्चा अच्छा कर रहा है तो आप यूं कर दीजिए, यूं कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए। आपका हाथ बोल दिया, मुंह से बोलने की क्या जरूरत है। यदि आपको किसी को डांटना है तो बिल्कुल मुंह से मत डांटिए, आप आंख से जोर से तरेर के देख दीजिए, आपके सारे अंग बात करते हैं। आपको बहुत आश्चर्य होगा। उसके बाद मैं आया और ट्रेनिंग देने के समय अपने बाथरूम में बड़ा शीशा लगवाया और उस शीशे में मैं ट्रेनिंग देते समय कैसा हाव भाव प्रदर्शित करता हूँ वो देखने लगा। आप आश्चर्यचकित होंगे, मेरी बहुत सारी खराब आदतें बोलते समय ठीक हो गई, अपने आप ठीक हो गई। तो बहुत सारे गुण अपने आप विकसित करने की क्षमता हमको उत्पन्न करने की जरूरत है। अब अगली बात, अभिव्यक्ति के अवसर को छीनना। देखें, अभिव्यक्ति का अवसर छीनने का मतलब क्या है। आपको यदि देखो, अभिव्यक्ति कितने तरीके से आप कर सकते हैं। आप पहली बात तो अभिव्यक्ति को समझना पड़ेगा, दूसरी बात उसके तरीकों को समझना पड़ेगा। अभिव्यक्ति का मतलब है अपने काम का प्रदर्शन। आप अभिव्यक्ति बोल के कर सकते हैं, आप अभिव्यक्ति लिख के कर सकते हैं, अपने कार्यों का फोटो डाल के भी अभिव्यक्ति कर सकते हैं। मैं तो इस ग्रुप से जुड़ा हुआ हूं तो देखता हूं, तो कई लोग अपना फोटो डालते हैं और वीडियो डालते हैं, अभिव्यक्ति दे देते हैं। पर आपको बहुत आश्चर्य होगा कि जब भी आप किसी सभा में जा रहे हैं और आपको बोलने के लिए बुलाया गया हो और उस अवसर को यदि आपने छोड़ दिया तो आपका व्यक्तित्व कभी नहीं निखरेगा, कभी नहीं। आप हमेशा ज्ञानवान होकर भी पीछे चले जाएंगे, क्योंकि आपने अभिव्यक्ति का शानदार अवसर खत्म कर दिया, बहुत ही शानदार। उस अवसर को यदि आपने खत्म कर दिया तो आपका व्यक्तित्व निखर ही नहीं सकता। आप कितना कूद कूद के मेहनत कर लो, आपके काम का प्रभाव बहुत व्यापक नहीं पड़ने वाला। चाहे सर पटक लो आपको अपना अभिव्यक्ति का अवसर। अभी यदि ट्रेनिंग समाप्त हुआ, हमारे पास समय है, मैं कहता हूं कि इस पर फीडबैक दीजिए। ये अभिव्यक्ति का तो अवसर है, और यदि आप में से कोई नहीं बोल पाया, आपका व्यक्तित्व कैसे निखरेगा। मान लीजिए नहीं बोल पा रहे हो, लिख तो सकते हो, अपना नाम तो लिख सकते हो, बता तो सकते हो कि ये कैसा लगा, क्यों अच्छा लगा, उसके कारण बता दो। अपने आप में पहचानने लग जाऊंगा। इसमें इस ग्रुप में से मैं अधिकतम 3 लोगों के अलावा चौथे को नहीं जानता। इसलिए नहीं जानता कि उनके पास अभिव्यक्ति का ऐसा कोई साधन ही नहीं। क्या तो विनोद जी को जानता हूँ या देवाशीष जी को जानता हूँ, थोड़ा बहुत स्नेहा बात करती है, क्योंकि स्नेहा को मैंने एक दिन वो पासा गेम सिखाया था। तो स्नेहा का नाम मुझको इसलिए याद है कि उस ट्रेनिंग के तत्काल बाद
नेहा ने कह दिया था कि ये गेम बहुत ही अच्छा है और वो अपने बच्चों का क्या बोलते हैं वो पासा गेम को खेलते हुए एक वीडियो डाल दिया था। देखो मेरे को याद है, अभिव्यक्ति, एक अभिव्यक्ति, छोटी सी अभिव्यक्ति, मेरे को कितना याद है, अभिव्यक्ति की ताकत को पहचानना, अभिव्यक्ति की क्षमता को पहचानना। यदि आप अपना व्यक्तित्व निखारना चाहते हैं तो अभिव्यक्त करने की आदत डालिए इस आदत को, यदि नहीं डालेंगे तो गड़बड़ होगा। फिर नेक्स्ट, अच्छा चलो चैट बॉक्स पर सभी लोग थोड़ा सा चैट बॉक्स पर लिख के तो बता सकते हो कि अभी क्या ये सेशन आपके लिए उपयोगी है या नहीं है। और सभी से आग्रह करूंगा कि सभी लोग आज शाम तक इस सेशन के बारे में जरूर यदि कोशिश करें टाइप करके व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर भेजें। तो अभी तो बता सकते हो, तो ये इसमें चैट मैसेज डालना आता है कि नहीं आता? अच्छा चलो देखते हैं, मैं देख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो अभिव्यक्ति के अवसर का उपयोग करना, अभिव्यक्ति का अवसर जो है उसको समझना। अगला चीज देखिए, एक चीज मैं बता दूं, वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है जो ज्ञान प्राप्त करता है और उस ज्ञान का उपयोग करता है। अब ध्यान से सुनिए, जो ज्ञान प्राप्त करता है और ज्ञान का उपयोग करता है। क्यों बोल रहा हूं? मान लिया जाए एक एग्जांपल, आज आपने ये ट्रेनिंग लिया, ज्ञान तो प्राप्त किया, और इस ज्ञान का यदि आपने उपयोग नहीं किया तो आप कैसे आगे बढ़ोगे? आप इंटरनेशनल एजुकेशन का ट्रेनिंग तो लिए, लेकिन ट्रेनिंग के बाद आपने उसका उपयोग नहीं किया, कैसे आगे बढ़ेंगे? मैं उस ग्रुप से जुड़ा रहता हूं तो सब देखते रहता हूं। आपको उपयोग करना पड़ेगा, और उपयोग करेंगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से। ताकत ही नहीं है किसी को। व्यक्तित्व ऐसा प्रवाह है नदी का, जो कितना भी बड़ा बांध दो उसको तोड़ के वो आगे निकल जाएगा। इसीलिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं, और इसीलिए ये कह रहा हूं कि आप अपने बच्चों का भी व्यक्तित्व वैसा ही विकसित करें। वो बहुत ही जरूरी चीज है। तो आप क्या है, नॉलेज को लेना, नॉलेज का उपयोग करना, और यदि नॉलेज का आपने उपयोग करना शुरू कर दिया तो डेफिनेटली आपका व्यक्तित्व विकसित होगा ही। कोई भी प्रशिक्षण, हर संडे आप प्रशिक्षण लेते हो, हर संडे आप ट्रेनिंग लेते हो, ट्रेनिंग का उपयोग करते हो तो एक बच्चा सीख जाता है। एक माता पिता की नजर में आप बेस्ट टीचर हो जाते हो, देवाशीष जी के नजर में बेस्ट टीचर हो जाते हो, विनोद जी के नजर में बेस्ट टीचर हो जाते हो। यदि आपको बेस्ट टीचर बनना है तो आपको अपना जो ज्ञान है उसको उपयोग करने की क्षमता आपके अंदर होनी ही चाहिए, और वही क्षमता आपको आगे बढ़ाती है। दूसरा बहुत बहुत महत्वपूर्ण मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मैं एक फिर से कहानी सुना रहा हूं। एक बार, इसको कई लोगों ने सुनाया भी होगा। एक बार एक चील जो है, चील ने अंडा दिया, और वो अंडा धोखे से किसी ने उठा के मुर्गी के दबड़े में उसको डाल दिया। कुछ दिनों बाद उस अंडे से चील का बच्चा पैदा हुआ, और जैसा मुर्गी के बच्चे कुकड़ू कू करते थे, वो भी वैसे ही कुकड़ू कू बोलने की कोशिश करता था, वो भी वैसे ही गाना उगने की कोशिश करता था। मुर्गी तो थोड़ी दूर ऐसा थोड़ा सा उड़ पाते हैं, वो भी वैसे ही थोड़ा उड़ने की कोशिश करता था। अचानक एक दिन देखा कि उसी के जैसा, थोड़ा जब वो बड़ा हो गया, देखा आसमान में उसी का जैसा व्यक्ति जो है वो आसमान में उड़ रहा है, और मैं क्यों नहीं उड़ पा रहा? आप बता सकते हैं क्यों नहीं उड़ पा रहा है? कोई नहीं बताएगा, मुझको पता है। तो मैं ही बता दूं, ये जो है असर का प्रभाव पड़ता है। असर का मतलब क्या है? आप यदि बुरे असर वाले लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी आदतें बुरी हो जाएंगी। आप अच्छे असर वाले लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी आदतें अच्छी हो जाएंगी। इसलिए आप हमेशा
ऐसे लोगों के साथ रहने की कोशिश करिए जो अच्छा हो, जो सकारात्मक हो, जो अभिव्यक्ति के लिए मुझको प्रेरित करता हो, ऐसे व्यक्ति के साथ रहिए। आप ऐसे व्यक्ति के साथ रहेंगे जो आपको हमेशा मतलब ऐसा माहौल क्रिएट कर देता है कि आपका व्यक्तित्व ही नहीं निखर पा रहा है, तो आप उस व्यक्ति का साथ तत्काल छोड़ दीजिए, हमेशा छोड़ दीजिए। तो मेरा एक आग्रह है, आपको अपना परिवेश भी देखना पड़ेगा कि आपका किस परिवेश में जी रहे हैं, किस परिवेश के साथ आपका जीवन यापन चल रहा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अब मैं एक चीज आपके साथ और शेयर करता हूं। दो चिड़ियों का आपने नाम सुना है। एक चिड़िया का नाम है हमिंग बर्ड और दूसरे चिड़िया का नाम है शुतुरमुर्ग। दोनों पक्षी हैं। शुतुरमुर्ग का वजन 350 पाउंड है और हमिंग बर्ड का वजन 10 ग्राम है। दोनों पक्षी हैं, लेकिन दोनों पक्षी की विशेषताएं देखिए। अब विशेषताएं बताता हूं। हमिंग बर्ड जो है वो 1 मिनट में अपने पंखों को, 1 सेकंड में अपने पंखों को 72 बार फड़फड़ा देता है। हमिंग बर्ड बिना रुके हिंद महासागर पार कर सकता है, बिना रुके। और शुतुरमुर्ग को देखिए, अपने भारी वजन के कारण उड़ नहीं सकता, लेकिन उसकी दूसरी विशेषता देखिए, वो एक डग 22 फीट का भरता है। उससे तेज गति से चलने वाला ना तो कोई पक्षी है ना कोई जानवर है। एक डग ऐसा उठाया और 17 फीट, 22 फीट, 18 फीट का डग मारा। आप कल्पना करिए कि यहां से एक कमरे को नाप देता है वो एक ही डग में, एक पग में। ये क्या बताता है? ये बताता है कि कुदरत ने हर इंसान को कोई ना कोई खूबी दे के रखा हुआ है, कोई ना कोई विशेषता दे के रखा हुआ है। हमको अपने उन विशेषताओं को पहचानना है। उन विशेषताओं को यदि हम पहचान जाते हैं और उन्हीं विशेषताओं के साथ आगे बढ़ते हैं, तब हमारा व्यक्तित्व तेजी के साथ निखरने लग जाता है, बहुत तेजी के साथ। तो इसलिए अपनी विशेषताओं को जानना, अपनी खूबी को पहचानना और अपनी खूबी में लगातार भार देते रहना, ये हमारी ताकत होनी चाहिए। तो बहुत ये सब चीज व्यक्तित्व के लिए बहुत जरूरी है। ये सब टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। चौथी बात, एक दिन क्या बोलते हैं, सुकरात के पास एक बंदा आया और पूछा कि सर आपके जो चहुमुखी ख्याति है उसका राज क्या है? आप इतने प्रसिद्ध क्यों हो गए? तो सुकरात बोला, भैया कल सुबह आना, मैं बताऊंगा। सुबह आया तो बोले नहीं, नदी के पास चलो बताता हूँ। नदी के पास जब वो गए तो बोले चलो पानी में उतरो तब बताता हूँ। गले तक पानी आया तो सुकरात ने उसका बाल पकड़ा और नीचे डुबो दिया, और नीचे डुबो के छटपटाने लगा। वो जब अंतिम जब लगा कि मरने वाला है, तब उठाया, बाल पकड़ के, सांस उसकी भर गई थी। पूछा कि जब तुम पानी के अंदर जब थे तो तुमको सबसे तीव्र इच्छा तुम्हारी क्या थी? तो बोले सांस लेने की। इतने तीव्र इच्छा काम करने की हो जाए तो तुमको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। सुकरात का गुरु मंत्र था कि मेरी सफलता का एक ही राज है कि मैं जितनी तीव्र इच्छा सांस लेने की थी पानी के अंदर, उतनी ही तीव्र इच्छा मेरे काम करने की होती है, इसलिए मैं ख्याति प्राप्त किया। जो व्यक्ति ऐसा काम करने को सोचता रहता है, लगातार झुका रहता है, उसी का व्यक्तित्व निखर सकता है। और बाकी कमजोर लोग जो काम से दूर भागेंगे, उसका व्यक्तित्व कैसे निखरेगा? अगली बात,
आप सबका मैं मैसेज देख रहा था, 6 लोगों ने मैसेज डाला हुआ है। बहुत ही अच्छा सेशन रहा, बहुत अच्छा सेशन है, बहुत ही अच्छा है सर अभी का सेशन। अच्छा, आज का प्रशिक्षण रोमांचकारी रहा। यस सर, इम्पोर्टेंट है। यस सर, इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में। आप सब लोगों ने ऐसा कमेंट किया। तो एक सवाल मैं करना चाहता हूँ, क्यों आपको लग रहा है ये अच्छा है? अच्छा ये बताइए, मजा आ रहा है कि नहीं इस सेशन में आपको? जी सर, जी आप ही बता दीजिए। सर। हाँ, गुड गुड गुड। हाँ बोलो बोलो, कौन बोल रहा था? मजा आ रहा है ना? जी सर, बहुत ही अच्छा। गुड, बहुत अच्छा, मजा आ रहा है। अब मैं यदि आपसे पूछूं क्यों मजा आ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि आप छोटे छोटे कहानियों के माध्यम से बहुत अच्छी जानकारियां दे रहे हैं सर। आप छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से बहुत अच्छी जानकारियां दे रहे हैं। जी सर। और कोई यदि बोलेगा तो वो भी बात कर सकते हैं। लेकिन यदि आप ध्यान से सुनो तो मैंने क्या किया है ये सब आप जानते हो। मैं क्या किया हूं, अपने विचारों को, पहले विचारों को लाया, फिर विचारों को क्रमबद्ध तरीके से रखा, और क्रमबद्ध तरीके से रखने के बाद रोचक तरीके से प्रस्तुत किया। रोचक तरीके से। व्यक्तित्व कब निखरता है? जब आप अपने विचारों को क्रमबद्ध रूप से रखें और रोचक तरीके से प्रस्तुत करें। प्रस्तुतिकरण का तरीका रोचक होना चाहिए। आप कल्पना करिए, यदि आप सब मेरे स्टूडेंट हैं तो आपको मजा आ रहा है। आप कल्पना करिए, आप यदि क्लासरूम के भीतर हैं और आप रोचक प्रस्तुतिकरण नहीं दे रहे हैं तो बच्चों को मजा आएगा क्या? नहीं आएगा, सीख भी नहीं पाएंगे बच्चे। तो व्यक्तित्व का चौथा टिप्स क्या कहता है कि विचारों को क्रमबद्ध तरीके से रखना, रोचक तरीके से प्रस्तुत करने की कला जिस व्यक्ति के पास है उसका व्यक्तित्व अपने आप निखरने लग जाएगा। चौथा। अब 2 बात और उसके बाद मैं समाप्त करूंगा, क्योंकि मुझको देवाशीष जी ने कहा था कि 1:15 बजे तक आप बात कर सकते हैं सर। सर 5 मिनट बाद ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो फिर से ज्वाइन कर लेंगे अगर हम लोग की बातें अधूरी रह जाएंगी तो। नहीं, तो मेरा एक निवेदन ये था कि अपन भविष्य में जब कभी भी होगा तब अपन बात करेंगे। अभी आप सब जो है, क्योंकि दूसरा सेशन जो है आपका इंतजार कर रहा है, तो दो टिप्स और बताता हूं, उसके बाद इस सेशन को समाप्त करता हूं। 2 टिप्स। यदि आप कल्पना करें कि मैं आपको आपके आंख में पट्टी बांध दूं और आपके आंख में पट्टी बांध के आपको हिमालय में ले जाऊं और हिमालय में ले जाके 1 सेकंड के लिए आपकी आंख को खोलूं, आप आश्चर्यचकित होंगे, पूरा हिमालय आप उस 1 सेकंड में अपने दिमाग में कैद कर लेंगे। ये क्या बताता है? मस्तिष्क के पास अद्भुत क्षमता है। जो व्यक्ति अपने दिमाग का उपयोग करना जानता है वही आगे बढ़ सकता है, उसी का व्यक्तित्व विकसित हो सकता है। कुदरत ने इतना गजब का पावरफुल चीज आपके पास दिया हुआ है, उस पावरफुल चीज का उपयोग कितना कर पा रहा है, वो ताकत की बात है, वो मस्तिष्क की बात है। और अंतिम टिप्स ये है कि हमेशा प्रोत्साहित करने की आदत डालिए। लोगों को प्रोत्साहित करना, गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बुरा काम कर रहा है तो मत बोलो बहुत बढ़िया, पर यदि अच्छा काम कर रहा है तो जरूर बोलो गुड, बोलो। अरे फोकट का तो चीज है, लेकिन आप एक बार बोल के देखो, उसका मन कितना बाग बाग हो जाएगा। आपने गुड बोला, वो खुश हो जाएगा, एकदम आपका फैन हो जाएगा। बुरा कर रहा है तो आलोचना मत करो, चुप हो जाओ, मौन हो जाओ। लेकिन अच्छा कर रहा है तब तो वेरी गुड जरूर बोलो। प्रोत्साहन करने की आदत डालो। आप यदि अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और कोई बच्चा बेहतर कर रहा है तो 2 बच्चों की तुलना भले मत करो, पर जो अच्छा कर रहा है उसको गुड जरूर बोलो। यदि आप उसको गुड बोल देंगे तो आप कहीं ना कहीं उसको पूरी तरह से छू लेंगे और वो और अच्छा करने के लिए प्रेरित होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है जब हम ऐसा कर पाते हैं। और आज का सेशन चूंकि 1:15 बज रहा है, तो आज का सेशन मैं यही समाप्त करता हूं। यदि किसी के मन में
कोई बात हो, पर 2 आग्रह जरूर करूंगा। पहला आग्रह ये कि आप अपना अभिव्यक्ति जरूर देने की कोशिश करें। आज शाम तक इस ग्रुप में आप जरूर डालिए कि आपको आज का सेशन अच्छा क्यों लगा। यदि क्यों लगा तो उसके 5 कारण बता दीजिए, इन कारणों से अच्छा लगा। और आप और क्या चाहते हैं इस तरह का सेशन जो आपके व्यक्तित्व को मजबूत करे, वो भी बता दीजिए। पर अभिव्यक्ति का अवसर जरूर लीजिए। अभी कोई बोलना चाहता है तो अभी भी बोल सकते हैं। आज का सेशन में क्योंकि 1:15 बज रहा है, मैं यही समाप्त करता हूँ। आप सब लोगों ने मुझको अवसर दिया, अभिव्यक्ति का एक अवसर दिया, आपके सामने मुझको अपने व्यक्तित्व को निखारने का अवसर मिला, इसलिए मैं आप सबका बहुत कृतज्ञ हूँ। विनोद जी का कृतज्ञ हूँ, देवाशीष जी का कृतज्ञ हूँ, और आप सब जो बहुत ध्यान से सुनते हैं उन सब लोगों का तो निश्चित रूप से बहुत कृतज्ञ हूँ। थैंक यू सो मच। कोई बोलना चाहता है तो बहुत स्वागत। धन्यवाद सर, बहुत ही सुंदर सेशन आपका रहा। वैसे तो हर सेशन रहता है, आज का रहा कहना उचित नहीं है, फिर भी आपके सेशन के लिए मेरे पास शब्द नहीं है सर कि मैं किस शब्द से आपको धन्यवाद कहूं। और निश्चित तौर पे आपने इतने कम समय में व्यक्तित्व विकास जैसे अहम विषय को आपने बहुत सारगर्भित रूप में, बहुत सरल तरीके से आपने समझाया। जैसे कि चैट बॉक्स में भी हमारे साथियों ने कमेंट किया है कि आपने बहुत ही मतलब रोचक तरीके से कहानी के माध्यम से उस विषय वस्तु को समझाने का प्रयास किया सर। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और निश्चित तौर पे आज जितने भी हमारे ज्ञान दूत साथी जुड़े हैं, संख्या भले ही कम है सर, पर बहुत ही लाभ उनको मिलेगा। और निश्चित ही आपका ये महत्वपूर्ण समय हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है और निश्चित तौर पे इन पे इनका मनोबल बढ़ा होगा, समझने और बच्चों को समझाने की उनकी क्षमता में विकास होगा, और साथ ही साथ उनका खुद का व्यक्तित्व विकास बहुत बेहतर तरीके से होगा। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ सर आपको साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी साथियों से मेरा आग्रह है कि 2 बजे के सेशन पे सभी समय से जुड़े। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, धन्यवाद सबको। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर।